और थोड़ी संस्कृताइज भी है, तो आप बहुत ही एक एकाग्रता के साथ सुनना पड़ेगा। दूसरे जो रंगकर्मी जो हमारे कलाकार जो काम कर रहे हैं, उनको जितनी एनर्जी और जितनी उससे गुजरना पड़ता है, पात्र को यहाँ जीवित करने में जितनी परेशानी से गुजरना पड़ेगा, उसमें ये बहुत आवश्यक है कि हॉल में किसी प्रकार का मतलब आवाज़ ना हो। प्लीज़ मतलब आप लोग अपने मोबाइल जो हैं वो बंद कर दें, मतलब ऑफ बिल्कुल ऑफ कर दीजिए और नाटक को पूरे ध्यान से सुनिए। और मैं आपको और फिर सुनने के बाद हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो लीजिए, मैं यहीं से घोषणा करता हूँ। प्रस्तुत है नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इधर ही किनारे कर दो। सुनो सुनो सुनो, मल्लराज के हर नागरिक को सूचना दी जाती है कि आज से ठीक 1 सप्ताह बाद पूर्णमासी की संध्या को राजमहिषी शीलवती धर्मनटी बनकर राज प्रांगण में उतरेंगी। मल्लराज के हर नागरिक को प्रत्याशी बनकर पधारने का आमंत्रण है। राजमहिषी शीलवती अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी नागरिक को 1 रात के लिए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक उपपति के रूप में चुनेंगी। सुनो 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 सुनो। वैसे भी तुम्हारे जैसा सदा हाथ तो और किसी का है ही नहीं। तू बना दे। अच्छा क्या बनाना है? कमल के शंख। अभी महादेवी से पूछा था लेकिन कोई उत्तर ही नहीं मिला। वो तो जैसे बिल्कुल जड़ हो गई हो, ना उन तक कोई बात पहुंचती है ना उन पर कोई प्रतिक्रिया होती है। कुछ भी बना दे
क्या अंतर पड़ता है? पता है, अभी मैंने महामात, राजपुरोहित और महाबलाधिकृत को इधर आते हुए देखा। महाराज को ध्यान से हटा लो ना। जिस मना स्थिति में भी है, उसमें इन लोगों से उनका सामना नहीं होना चाहिए। कोई कुछ नहीं कर सकता बावली। अगर किसी का बस चलता तो यह अनहोनी होती ही क्यों? एक बात पूछूं? क्या? तुम तो महादेवी को बचपन से जानती हो ना? हाँ। तो क्या ये सच है कि महाराज से ब्याह होने से पहले महादेवी किसी की वाग्दत्ता थी? हाँ। कौन थे वे? उन्हीं के जैसे एक दरिद्र युवक, नाम था प्रतोष। लेकिन अब वो दरिद्र नहीं है, सुना है बहुत बड़े व्यापारी हो गए हैं। कहाँ रहते हैं? पास ही अवंती में, लेकिन उनका एक प्रासाद यहाँ भी है। पर क्यों, क्या हुआ? अब कंचुकी ने मुझे बताया है कि क्या? आज दोपहर को वो उस रास्ते निकल रहा था तो उस भवन में झाड़ पोछ हो रही थी। तो पूछा तो बतलाया गया कि गृह स्वामी आ रहे हैं। ओह हाँ, अब महामात से महामात से। मातरिका, श्रीमान, महाराज उद्यान में है। उनका स्वास्थ्य कैसा है? सारी रात सोए नहीं, कल से एक दाना भी अन्न का मुंह में नहीं गया है। बस चिंतित से टहलते रहे। और महादेवी? 6 रातों की तरह कल रात भी उनकी आंख नहीं लगी। सारी रात शैया पर करवटें बदलती रही। उन्हें तैयार किया गया? स्नान और अनुलेपन हो चुका है, श्रृंगार चल रहा है। क्या पहनाया जा रहा है उन्हें? वही जो आपकी आज्ञा थी। जयमाला गूंथी जा चुकी है? हाँ महोदय। आज सारी रात तुम महाराज के साथ ही रहना। उनका मन बहुत अस्थिर है, कहीं कुछ कर बैठे। जो आज्ञा। महाराज, क्या देख रही हो इतनी डूबी हुई? सुध बुध भूल कर कुछ मुझे भी बताओ। बोलो मातरिका। देख रही थी महाराज, मंडप की ओर। कैसा बना? बहुत कल्पनाशील। कुछ और वर्णन करो। रत्न जड़ित स्तंभ और उन्हें जोड़ते कधी के तोरण, मल्लिका कलियों की मालाओं के जाल, सिंधुवार पुष्पों की मंजरियां, लव पल्लवों के बंधनवार और मंगल कलश जिन पर स्वास्थ्य चिन्ह बने हैं। जिन व्यक्तियों की नियुक्ति अमात्य परिषद से हुई है वे तो अपने कार्यों में बहुत कल्पनाशील हो रहे हैं, किंतु ये समझ में नहीं आता कि राजप्रसाद के कर्मचारियों को क्या हो गया। क्या कोई त्रुटि हुई महाराज? अभी उद्यान में देखा कि जलाशय के ऊपरी किनारों पर काई जमी हुई है। अनेक क्यारियों में जल नहीं दिया गया। कितने सुकुमार पौधों के आसपास की जंगली घास से उखाड़ी गई, और अब यहां देखता हूं कि मदिरा में मक्षिका और चषक पर धूल की तह, जिससे मैं चित्रकारी कर सकूं। क्षमा करें महाराज। जब से उद्घोषणा हुई, राजप्रसाद के कर्मचारी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आज 1 सप्ताह हो गया ना? हाँ महाराज। 1 2 3 4 5 6, आज 7वां दिन है ना? हाँ महाराज। कुछ याद ही नहीं रहता। अभी यही जानने का प्रयास कर रहा था कि वर्ष कौन सा चल रहा है, तो कुछ हिसाब ही नहीं बना। संवत की संख्याओं की जगह महीनों के नाम आ गए, और महीनों के नाम की जगह तिथियों का क्रम, और फिर उन तिथियों के क्रम की बजाय महाराज आप बहुत क्लांत हैं। आपको विश्राम की आवश्यकता है, निद्रा की, तंद्रा की,
विस्मरण की। किंतु कैसे मिलेगी निद्रा, ये विस्मरण? जब तक ये शरीर है, जब तक ये जीवन है, जब तक ये कक्ष है। महाराज आप तनिक विश्राम कर लीजिए, आपको नींद आ जाएगी तो। महाराज की जय हो। तो आ गए आप लोग, औकात की स्वामी भक्त त्रिमूर्ति। कहिए अब क्या आ गया है? महाराज, हम कैसे आपको अपनी निश्चलता का विश्वास दिलाएं? हम जो कुछ भी कह रहे हैं महाराज, केवल राजहित के लिए, और इसके अतिरिक्त हमारी कोई भावना नहीं। हाँ, इसमें कौन संदेह कर सकता है? आप अच्छी तरह से जानते हैं मल्ल राज्य की परंपरा कि शासनकाल के 5 वर्ष पूरे होते ही उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी जाती है। आपके ब्याह और सिंहासनारोहण को इतना समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। और आपके लगातार 1 मास तक शैय्याग्रस्त रहने के कारण प्रजा के मन में ये डर समा गया है। किंतु वो एक साधारण सा ज्वर था, अब तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ। कौन कह सकता है मुझे देख कर कि मेरे जीवन के दिन थोड़े रह गए? कोई नहीं कह सकता महाराज, लेकिन जो आपको देख ही ना पाए, उन्हें इस आशंका से बचाने का कौन सा उपाय? और अगर हो भी तो उसका सहारा कब तक लिया जा सकता है? कभी न कभी तो इस समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। क्या समस्या? कैसी समस्या? महाराज स्वयं को भुलावे में मत डालिए। सच्चाई का साक्षात्कार जितनी जल्दी कर लिया जाए, अपने आप को संभालने में उतनी ही आसानी रहती है। आप जो आशा कर रहे हैं वो असंभव है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता। लेकिन कठिन तो होता है महाराज। और अब तो राजवैद्य ने भी हार स्वीकार कर ली है। और ये कहने में आपको कितना आनंद आ रहा है? महाराज, दुख तो इसी बात का है महाराज कि आप हमसे सहमत ही नहीं हो। कैसे हो जाऊं सहमत, जबकि आप लोग हमारे नाम को एक कल्लुक की तरह ठोकर मारकर पूरे राज्य में उछाल देना चाहते हैं। आपके नाम की चिंता हमें आपसे अधिक है। क्या ये योजना राजवंश के नाम को बनाए रखने के लिए ही नहीं है? किंतु कैसा है योजना बनाने का ये ढंग, कैसा है इसका ये स्वरूप? हे प्रभु, क्या संसार की सारी ग्लानि मेरे ही भाग्य में लिखी है? आप इस बात को लेकर व्यर्थ ही इतना उलझ रहे हैं महाराज। क्या आपको ज्ञात नहीं कि इसी बात को लेकर लोग मुझ पर लांछन लगाते हैं? लोग तो लांछन लगाएंगे ही महाराज, अब उनको कौन रोक सकता है? लांछन तो उस पर लगना चाहिए जो लांछन लगाता है। ऐसी किसी कमी के लिए आदमी पर दोषारोपण करना जिस पर उसका कोई वश ही न हो, किसी भी तरह से संगत और उचित नहीं। किंतु ये ऐसी कमी है जो मेरे सबसे कोमल मर्म बिंदु से जुड़ी है, मेरे आत्मसम्मान से जुड़ी है। किंतु आप नहीं समझेंगे। आप पुरुष है ना, संपूर्ण पुरुष। अपने इस दुख में आप अकेले नहीं हैं महाराज, और हम भी शासन तंत्र के यंत्र हैं, आपसे जुड़े हुए। अंधकार के इन क्षणों में हम आपके भागीदार नहीं है, नहीं है भागीदार। यदि होते तो ऐसा क्रांतिकारी पग उठाने का पागलपन नहीं करते। केवल चर्चा और प्रचार के लिए, दूसरों के मूल्य पर जननायक बनने की महत्वाकांक्षा में आप। ये पद उतना क्रांतिकारी नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। आजकल भी नियोग की प्रथा है। अभी 2 वर्ष पहले कुंदिनपुर और 3 वर्ष पहले अवंती राज्यों में इसी प्रकार से उत्तराधिकारी प्राप्त किया गया है। इन दोनों ही राज्य की महिषियां गर्भ प्राप्ति के लिए धर्मनटी बन मत कहिए मेरे सामने ये शब्द, मुझे घृणा है इस शब्द से। धर्मनटी, धर्मनटी। महाराज, इतिहास साक्षी है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही ये मार्ग अपनाया गया है। एक पांडव का जन्म योग के द्वारा ही हुआ था। उनमें से कोई भी अपने पिता की संतान नहीं था महाराज। और जब तक मनुष्य मनुष्य है तब तक ये प्रथा जीवित रहेगी। क्या तात्पर्य है आपका? क्या तात्पर्य है आपका? क्या प्रमाण है इस बात का कि हम चारों जो यहाँ पर खड़े हैं वो अपने अपने पिता के पुत्र हैं? हो सकता है कि मेरा वास्तविक पिता वो शिक्षक हो जो मेरी माँ को संस्कृत पढ़ाने आया करता था। क्या इस बात की संभावना नहीं है कि महाबलाधिकृत के पिता सही मानों में चक्रपुर के मंडलेश्वर हो, जो यहाँ राजधानी में रहते हुए इनकी माता के पति के गहरे मित्र थे? क्या ये बिल्कुल असंभव है कि ब्याह से ठीक 1 दिन पहले रात रोहित की माँ ने आवेग के उन्मादी क्षणों में अपने प्रेमी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? वियोग का कारण दूसरा हो सकता है,
नियोग का रूप दूसरा हो सकता है। कहीं ये चोरी छुपे होता है, कहीं धूमधाम से। किंतु मुझे ये किसी प्रकार से स्वीकार नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरा वंश एक लज्जाजनक उदाहरण बने। आने वाले सैकड़ों वर्षों में भी लोग घिनौने आनंद के साथ इस बात को दोहराए कि मल्ल राज्य का राजा ओकाक नपुंसक था और उसकी पत्नी को गर्भ धारण करने के लिए राजप्रासाद से बाहर जाना पड़ा। इसमें इच्छा अनिच्छा कहीं नहीं आती महाराज। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में सीधा साधा एक प्रश्न पूछा गया है कि राजा का राजा कौन, और उत्तर भी वहीं पर है, धर्म, केवल धर्म। ओह, तो अपने धर्म की शिक्षा मुझे अब आपसे लेनी होगी। मत भूलिए कि राज्य अभिषेक के समय आपने ऐत्रेय ब्राह्मण की कौन सी शपथ ली थी? जिस रात को मेरा जन्म हुआ है और जिस रात को मेरी मृत्यु होगी, उन दोनों के बीच में जो भी मेरी संतति, धन, आयु और यश हो, वो सब नष्ट हो जाए यदि मैं प्रजा से द्रोह करूं। किंतु मैंने प्रजा के साथ कौन सा द्रोह किया है? आप अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहते, अपनी संज्ञा को सार्थक नहीं बनाना चाहते। राजा वो जो प्रजा का रंजन करे। आप मुझे ये सूक्तियां बार बार क्यों सुना रहे हैं? राजा क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता हूं। जब जानते हैं तो वैसा आचरण क्यों नहीं करते? आखिर क्यों प्रजा को एक उत्तराधिकारी नहीं देना चाहते हैं आप महाराज? आप लोग बार बार यही बातें क्यों रटे जा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप गुप्तचरों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या मैंने आपकी सेवा में ये सूचना नहीं पहुंचाई थी कि इस और केतु और उस और वल्लभ राज के शासकों ने आपस में षड्यंत्र कर लिया कि वे मल्ल राज पर आक्रमण करें और हमारी सारी धन संपत्ति लूट लें? किंतु ये उस समय की बात है जब मैं रोगग्रस्त था। अब तो मैं पूर्ण रूप से। पर राजधानी के बाहर कितने लोग ये जानते हैं कि अब आप पूरी तरह से रोग मुक्त हैं? क्या गुप्तचर एक के बाद एक लगातार ये सूचना नहीं दे रहे हैं कि मल्ल राज्य के कोने कोने में ऐसी चर्चाएं फैली हुई हैं कि महाराज ओकाक का देहांत हो गया और उनके नाम पर महामात्य राजपुरोहित और महाबलाधिकृत शासन चला रहे हैं? क्या ऐसी कोई भी आशंका नहीं है महाराज कि हमारे दोनों ही पड़ोसी राज्य कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण करें? तो उस अवस्था में हम उनका सामना करके वीर गति को प्राप्त करेंगे और हमारे साथ आप तीनों भी। और हमारे बाद क्या होगा? मल्ल राज्य का कोई बचा कुचा महत्वाकांक्षी सामंत राज सिंहासन पर बैठ जाएगा, यही ना? और यदि आप लोगों की इच्छा अनुसार राज्य को उत्तराधिकारी मिल गया तो क्या होगा? प्रजा और सेना का मनोबल बढ़ेगा और हमारे शत्रु अपने कुचक्रों में हतोत्साहित होंगे। उत्तराधिकारी की घोषणा सही मानों में किस बात की घोषणा है? स्थायित्व की, एक परंपरा के बने रहने की, जो एक और एक सामान्य नागरिक को यह विश्वास दिलाती है कि उसका जीवन सहज रूप से चलता रहेगा, और दूसरी ओर कई तरह की शंकाओं, महत्वाकांक्षा और षड्यंत्रों को मिटा देती है। ये धुंध, भ्रांति और अनिश्चय की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से निकालकर मल्ल राज्य को विकास के राह मल्ल राज्य के विकास की चिंता मुझे भी है। इसकी ठेकेदारी केवल आप लोगों को नहीं सौंपी गई है। लेकिन जब ठेकेदार अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के डर से अपना दायित्व न निभाना चाहे तो हम क्या करें? चुपचाप खड़े देखते रहें कि राज्य बाहरी और भीतरी संकटों से घिरा हुआ है? पूरे का पूरा राज्य, सारी व्यवस्था, अनेक पीढ़ियों का संघर्ष, परिश्रम और निर्माण केवल एक पुरुष के अपवाद के डर से? अमात्य परिषद को सुविनीत नाम से पुकारा जाता है, किंतु वास्तव में इसकी संज्ञा होनी चाहिए दुर्विनीत। ये प्रतिक्रिया केवल आपकी नहीं है महाराज। प्रियदर्शी अशोक को भी कुछ ऐसा ही लगा होगा जब वो बौद्ध संघ को इच्छा अनुसार धनराशि नहीं दे सके थे। महाक्षत्रप रुद्रदामा ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा जब वो सुदर्शन सरोवर के परिसंस्कार के लिए मनमानी राशि पानी में नहीं फेंक सके थे। श्रावस्ती के नरेश ने भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी जब उन्होंने ये क्यों नहीं कहते कि आप अपनी और अमात्य परिषद की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं? मुझे एक उदाहरण बनाकर स्वयं एक उदाहरण बनना चाहते हैं। इतिहास के पन्नों से अमृत के घूंट पीना चाहते हैं, जैसे अजातशत्रु के महामंत्री वशकार, उदयन के महामंत्री यौगंधरायण और चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य। सूर्य आधा डूब चुका है, सूर्य आधा डूब चुका है, सूर्य आधा डूब चुका है। आप जिस मनय स्थिति में हैं उसमें आपका ऐसी शंका करना स्वाभाविक है। मेरे पास और कोई उपाय नहीं है कि मैं अपनी निश्चलता प्रकट कर सकूं।
समय हो रहा है महामात्र। हमें शीघ्रता करनी चाहिए। मातरिका, मातरिका, श्रीमान। राजमहिषी तैयार है? हाँ महोदय। उनकी सेवा में सूचना दो कि समय हो गया है। समझ में नहीं आता कि इस क्षण आपसे क्या हो। आप स्थिति की अनिवार्यता को समझती हैं, हमारी विवशता को। महाराज, महाराज, चलिए महाराज। राजमहिषी को ये जयमाला दीजिए महाराज। जय माता। अब मैं जो कहूं उसको घबराइए, कहिए। राजमहिषी शीलवती, मैं मल्ल राज्य का शासक और आपका पति ओंकार अमात्य परिषद के इस निर्णय से पूर्णतः सहमत हूं कि आपको गर्व सिद्धि के लिए 3 अवसर दिए जाए। ये प्रथम अवसर की बेला है। कहिए महाराज। कहिए महाराज। हाँ हाँ ठीक है। आगे बोलिए। कहिए। मैं आपको आज रात्रि के लिए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक उपपति चुनने का अधिकार देता हूं। कहिए महाराज। बोल दीजिए महाराज। समय हो रहा है महाराज। अधिकार देता हूँ। कृपया वाक्य पूरा कीजिए महाराज। कह तो दिया है। आप लोग घड़ी भर के लिए आर्यपुत्र। अब ये संबोधन नहीं, आज के लिए इसका पात्र दूसरा है। सुन रही हो इन मंगल ध्वनियों को? इन ध्वनि तरंगों में न जाने कितने आकुल हृदयों की उमंगे हैं। कहते हैं कि बहुत दूर दूर से आए हैं लोग प्रत्याशी बनकर। राज्य के इस छोर से उस छोर तक कोई नागरिक ऐसा नहीं बचा जिस तक ये घोषणा ना पहुंची हो। तुमने भी सुनी होगी। क्यों बार बार क्यों नहीं सुनी? अरे पिछले सप्ताह तो राज्य की एक एक गली, एक एक मार्ग, एक एक उद्यान, एक एक क्रीड़ागृह कहने दो मुझे। मेरे तो जैसे कानों में बस गई है ये घोषणा। सांसों की गति और रुधिर की धारा में जैसे घुल मिल गई है। ऐसे समा चुकी है मेरी चेतना में कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते फिर से वही घोषणा, फिर से वही स्वर। आज से ठीक 1 सप्ताह बाद राजमहिषी शीलवती अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी नागरिक को एक रात के लिए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य नहीं, वही घोषणा। तुम जानती हो ये आलेख किसने तैयार किया? मैं कल ही अमात्य परिषद में प्रस्ताव रखूंगा
कि उस व्यक्ति को तुरंत निकाल बाहर किया जाए। उसने एक भयंकर भूल की है। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी नागरिक तो शिखंडी भी था। यहां होना चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पुरुष को चुनेंगे। नहीं, पुरुष तो मैं भी, सही होगा संपूर्ण पुरुष, पुंसत्व वाला पुरुष। देखो, संभालो अपने आप को, ये परीक्षा की घड़ी है। हाँ, मेरी परीक्षा की, मेरी सहन शक्ति की, मेरे आत्मसम्मान की। तुम अकेले नहीं हो उसमें, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। हाँ, तुम भी तो हो मेरे साथ। तभी तो एक सप्ताह से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। जिस दिन से उद्घोषणा हुई है ठीक उसी दिन से तो मैं तुम्हारे सामने कैसे आ सकती थी? मुझे अपने आप को तैयार करना था, सारे संस्कारों के जाल छिन्न भिन्न करके, मूल्यों और मर्यादाओं को तोड़कर, अपना पूरा मनोबल इकट्ठा करके मुझे आज की इस घड़ी तक पहुंचना था। और उसके लिए दूरी आवश्यक थी, अनिवार्य थी। तो अब तुम तैयार हो? हूं। किस लिए? धर्मनटी बनकर अपने धर्म के पालन के लिए। तो क्या सोच लिया है कि अपने अंकशाही होने का सौभाग्य किस पुरुष को दोगी? इस तरह क्यों बोल रहे हो? किस तरह बोल रहा हूं? इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। तो मैंने क्या कहा है? मैंने तो सीधा साधा प्रश्न किया है कि प्राथमिकता किसे दोगी? सौंदर्य को, या स्वास्थ्य को, या रंग को, या स्वभाव को? तुम जानते हो, मैंने स्वीकार कर लिया था। क्या? तुम जैसे भी हो, जो भी हो। धन्यवाद। और मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने लगा लिया है। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि मैंने जीवन के इस रूप को अपना लिया था, अपना लिया है। और कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो सकता है। वर्ष पर वर्ष बीतते गए और स्वीकार की ये लकीर और गहरी होती चली गई। और फिर अब इस तरह उस सारे ढांचे को तोड़ फोड़ कर दोबारा औकात देखो, आज की रात हम दोनों एक ही संग्राम के योद्धा हैं। बस हमारे क्षेत्र अलग है, चुनौती अलग है। बहुत अंतर है दोनों में। कोई अंतर नहीं है। तुम यहां सारी रात जागोगे और मैं वहां सारी रात जागूंगी। वही अपमान और लज्जा और ग्लानि, वही चिंता और घुटन और घबराहट। घबराहट क्यों? घबराहट क्यों? कैसी बातें करते हो? जानते नहीं अंधापुर की मुझ जैसी स्त्री के लिए क्या विशेषण देते रहे तुम्हारे कविजय? असूर्य स्पर्शा, सूर्य की किरणों ने भी जिसका स्पर्श न किया हो, वही स्त्री हाथों में जयमाला लिए राज प्रांगण में उतरेगी, सहस्त्रों दृष्टियों का केंद्र बनेगी और एक रात के लिए किसी ऐसे पुरुष के साथ चली जाएगी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, जिसके संबंध में वो कुछ नहीं जानती, और उसे अपना शरीर समर्पित कर देगी, अपना रूप, अपना यौवन, अपना कौमार्य। अपने कौमार्य का जितना दुख तुम्हें है उतना ही मुझे भी। ओह, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? हर बात का वो अर्थ क्यों लगा लेते हो जो मेरा अभिप्राय नहीं है? मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि पति पत्नी के संबंधों में केवल शरीर नहीं आता है, बल्कि कुछ इससे भी अधिक गहरा
चल रही हो, मुझे या अपने आप को? तुमसे तो बात करना भी पाप है। हाँ हाँ पाप है। मुझसे बात करना, मेरे साथ रहना, मेरे साथ सोना पाप है। मैं तुम्हें संभालूं या अपने आप को? महादेव, समझ में नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं। महाराज की चिंता अब छोड़ दीजिए। वो कुछ समझना ही नहीं चाहते, इसलिए उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे तब भी नहीं। और मेरे लिए कोई क्या कर सकता है? महादेवी, सोचती हूँ और कांप कांप जाती हूँ। एक अनजान भवन, उस भवन का शयन कक्ष, उस शयन कक्ष की शैया, और उस शैया पर वेश्याओं के मनोबल की जितनी सराहना की जाए कम है। महादेवी, ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल पहली ही भेंट और उसी में सबसे आत्मीय संबंध, निकटता की चरम सीमा, महादेवी, भग्नता का अंतिम सोपान। महादेवी, स्थिति का सामना करना अत्यंत सरल हो जाएगा यदि आपकी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर हो। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा था, मुझे मछली की केवल दाईं आंख दिखाई दे रही है। मैं क्या आपको अपना यह अभाव नहीं कर सकता? क्या आपके मन में कभी ये इच्छा नहीं जाती कि आपके कक्ष में एक शिशु किलकारी मारता हुआ दौड़े? दर्पण जैसे स्वच्छ फर्श पर अपनी परछाई देख करके चमत्कृत हो, हंसे तो पल्लव से कोमल अधरों के पीछे से नन्हे मुन्ने दांत चमके, रोए तो उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू झरे, और अपनी तोतली आवाज में आपको पुकारे तो वो नाम सुनकर आपकी चेतना का एक एक तार झंकृत हो उठे। वो संबोधन कहे तो कह सकते हैं कि अब तक की मानवीय सभ्यता और संस्कृति का बीज है। महामात्य, धृष्टता क्षमा महादेवी, भावना के दोनों ही छोरों पर आप अकेली खड़ी, एक अभाव को तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन जहां तक दूसरी कमी का प्रश्न है, आपको तो धृष्टता क्षमा महादेवी, आपको तो संतुष्ट होना चाहिए कि संयोगवश आपके लिए एक ऐसा मार्ग खुल गया है कि मर्यादा को भंग किए बिना आपको संतान जैसी निधि मिल सकती है। लेकिन फिर भी ये बहुत कठिन है कि अपने मन को पक्का कीजिए, ये सोचकर कि बस केवल एक रात का प्रश्न है। सूर्यास्त के साथ जा रही हैं, सूर्योदय के साथ वापस लौटेंगे। एक स्त्री की दृष्टि से आप नहीं देख सकते, बिल्कुल अजनबी पुरुष के साथ। स्वीकार करता हूं आपका उद्वेलन, परंतु यूं सोचिए कि बस एक प्रक्रिया से निकलने भर की बात, एक औपचारिकता, एक खाना पूरी, उन कुछ पलों के लिए अपने आप को बिल्कुल भूल जाएं, अपनी पलकों को मूंद लें, अपने कान बंद कर लें, ढीला छोड़ दें शरीर को बिल्कुल, पांचों इंद्रियों को अचेतन करके भाव तंत्र को निर्जीव बना लें और मन की आंखों से भावी परिणाम की ओर देखें। अबोध मुद्रा, घुंघराली अलकें, दूधिया दांत, नारीत्व की सार्थकता, मातृत्व की तृप्ति। चलिए महादेवी, चलिए।
बाहर तो देखो क्या हो रहा है। राज प्रांगण नागरिकों से भरा पड़ा है और सैनिक उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मंडप के बीचों बीच मल्लराज की ध्वजा लहरा रही है और पास ही महामात्य खड़े हैं। इनकी एक तरफ महाबलाधिकृत, दूसरी तरफ राज पुरोहित और पीछे की तरफ अमात्य परिषद के अन्य सारे सदस्य। सबकी दृष्टि महादेवी पर है और महादेवी हाथों में जयमाल लिए स्थिर खड़ी है, परिचारिका प्रत्याशियों का परिचय दे रही है। राजद्वार पर एक रथ आकर रुका है। उसमें से एक व्यक्ति उतरा है, मंडप की ओर आ रहा है। कोई प्रत्याशी होगा मातरिका। नागरिकों के समूह को चीरकर वो शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। कुछ कोलाहल होने लगा है। महामात्य इत्यादि भीड़ में सब उसी की ओर देख रहे हैं। महाराज एक सैनिक ने उसे आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया, किंतु वो उसे कुछ कहकर फिर आगे बढ़ गया। अरे अरे ये तो महादेवी के सामने आकर खड़ा हो गया है। महादेवी बिल्कुल स्तब्ध खड़ी है और वो भी उन्हें एक टक देके जा रहा है। महाराज अब स्वयं आकर के देखिएगा। महाराज आइए ना महाराज। नहीं मातरिका, तुम ही देखकर बताओ क्या हो रहा है। महादेवी क्या हुआ मातरिका? अब मैं इस व्यक्ति को कुछ पहचान पा रही हूँ। कौन है वो? आर्य प्रतोष। क्या हुआ मातरिका? बताओ मुझे, बोलो क्या हुआ मातरिका, बताओ क्या हुआ। महादेवी ने आर्य प्रतोष के गले में जयमाला डाल दी। चली जा रही हो? नाचने। हाँ। यहाँ राजपथ पर? हाँ। क्यों? क्या मैं राजपथ पर नाच नहीं सकती? मत भूलो कि तुम मल्लराज की राजमहिषी हो। प्रतोष, भूल तुम रहे हो। आज मैं राजमहिषी नहीं बल्कि धर्म नटी बनकर आई हूँ। आज मैं स्वतंत्र हूँ, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। नाचने, गाने, हंसने, खिलखिलाने और अपने प्रेमी के आलिंगन में सदा के लिए खो जाने के लिए। अब भूल तुम कर रही हो, सदा के लिए नहीं, केवल आज रात्रि के कुछ मुहूर्तों के लिए। ये कुछ मुहूर्त ही तो मेरा पूरा जीवन है प्रतोष। और उसके बाद? उसके बाद क्या? पता नहीं। बताओ ना। क्या बताऊं? वही जो तुम कहना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं कि हाँ कहो। मैं कहना चाहता हूं कि एक धर्मनटी के छद्म भेष में आई राजमहिषी अपने निर्धन प्रेमी के प्रेम को अपने पैरों तले रौंदती हुई इस राजमहल की ऊंची अट्टालिकाओं में विलुप्त हो जाएगी। प्रतोष, रो रही हो? मुझे ले चलो प्रतोष। कहाँ? हमारे प्रासाद।
चलो। रात्रि का एक प्रहर बीत चुका है। रात्रि का एक पहर बीत चुका है। रात्रि का एक प्रहर बीत चुका है। महाराज, रात्रि का एक पहर बीत गया। एक पहर? अभी तक केवल एक पहर। अवश्य कोई त्रुटि हुई है। समय सूचकों को तुरंत बुलाओ। नहीं महाराज, कोई त्रुटि नहीं हुई है। अभी रात्रि बीती ही कितनी है। आप स्वयं आकर के देखिए, पश्चिमी आकाश में अभी भी लालिमा की कुछ छींटे हैं। सब। और इतनी देर में मैंने अपना जीवन जैसे एक नए सिरे से जी लिया हो। महाराज, तनिक कुछ ग्रहण कर लेते तो शरीर का पालन तो करना ही है ना। कुछ नहीं होगा महातरिका, कुछ नहीं होगा। ये जीवन बड़ा निर्लज है। कुछ भी अनहोनी होने से पहले कितना सोचता है। ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों होगा। मैं सह नहीं पाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, चूर चूर हो जाऊंगा। और फिर उठ खड़ा होता है चाबी के खिलौने की तरह। क्या देख रही हो वहां? देख रही हूँ महाराज, खाली मंडप, हवा में धीरे धीरे लहराते हुए तोरण और बंधनवार, स्तंभों से लिपटी हुई पुष्पमालाएं जहां तहां बिखरी हुई, और लुढ़के हुए मंगल कलश। सब कुछ स्तब्ध, सब कुछ मौन। उत्सव के बाद का सूनापन। महाराज, गुप्तचर देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या उन्हें आने की आज्ञा मिलेगी? उनसे कह दो प्रतीक्षा करें। आज की रात्रि कुछ नहीं। जानती हो मातरिका, कौटिल्य ने राजा के लिए रात को 8 भागों में बांटा है। पहले भाग में गुप्तचरों से बातचीत, दूसरे में स्नान, भोजन, स्वाध्याय, तीसरे में अंतःपुर में प्रवेश, चौथे और पांचवें में शयन, छठवें में निद्रा का प्यार, और सातवें और आठवें में मंत्रियों एवं राजपुरोहित से विचार विमर्श। समझी? समझी कि कौटिल्य कितना चतुर था, या कितना बड़ा ज्योतिषी, या कितना दूरदर्शी था। उसने कौटिल्य ने वो काक को कितनी चतुराई से बचा लिया। मुझे उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए, किंतु कैसे, क्या करूं मातरिका बताओ? किसी प्रासाद का नामकरण उसके नाम पर करा दूं, या फिर उद्यान में उसके नाम पर वृक्षारोपण करा दूं, या फिर नगर के सबसे प्रमुख चौराहे पर उसकी भव्य प्रतिमा स्थापित करवा दूं? आप कुछ ग्रहण नहीं करना चाहते तो तनिक विश्राम करिए, नींद आ जाएगी तो आपको भी। आज की रात्रि तो मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी मातरिका। तुम जाओ अपने घर, अपने पति के पास। मेरे कारण तुम उसकी निकटता से वंचित क्यों रहो? जाओ मातरिका, तुम्हारा पति विराज तुम्हारी प्रतीक्षा करता होगा। जाओ। वो आज यहाँ नहीं है महाराज, किसी राजकीय कार्य से श्रावस्ती भेजे गए हैं। अच्छा, तो अगर आज रात वो यहाँ पर होता तो तुम दोनों के बीच क्या कोई महाराज, संकोच मत करो मातरिका,
सच सच बताओ कि अगर आज तुम्हारा पति यहाँ होता तो क्या तुम दोनों के बीच कुछ कह नहीं सकती। क्यों? कुछ निश्चित नहीं रहता। क्यों निश्चित नहीं रहता? कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे? मेरी या उनकी मानसिक स्थिति, और कार्य की अधिकता के कारण थकान, और मेरी शारीरिक अवस्था, और संतान को लेकर हमारा निश्चय। हाँ, तुम्हारे कोई संतान नहीं है ना? क्यों? हम अपनी पूर्व योजना के अनुसार चल रहे हैं। पूर्व योजना? सो क्या? संतान होने से पूर्व किसी आकस्मिक आपत्ति के लिए पर्याप्त धन, अपना भवन, अपना रथ एवं सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए महाराज। हो महतरिका, ये बताओ कि सप्ताह में ये रात कितनी बार आती है? बताओ ना, कितनी बार आती है? 1, 2, 3। महाराज जानता हूं महतरिका, जानता हूं कि ये सब तुम्हारी व्यक्तिगत बातें हैं। मेरा तुमसे कुछ भी पूछना अनुचित है, किंतु क्या करूं? तुम नहीं जानते कि मेरा मन कितना आकुल रहता है ये सब जानने के लिए। मेरा कोई मित्र नहीं है ना, कोई अंतरंग नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई साथी नहीं है। महाराज जानती हो महतरिका, ये राज सिंहासन एक अदृश्य दीवार है जिसे लांघकर मैं उस पार नहीं जा सकता, नहीं कोई उस पार से इस पार आ सकता है। मैं किसी के अनुभवों का लाभ नहीं उठा सकता, मैं किसी को अपने भेदों का भागीदार नहीं बना सकता, मैं किसी से अपना दुख नहीं बांट सकता महतरिका, किसी से अपना दुख नहीं बांट सकता। महाराज शारीरिक संबंधों की संख्या का कोई सामान्य नियम नहीं होता महाराज। ये तो दंपत्ति विशेष के अनुसार बदलती रहती है। अच्छा, नहीं बताना चाहती तो ना सही, किंतु ये तो बताओ कि जब तुम और तुम्हारा पति साथ होते हैं तो पहल कौन करता है? स्वाभाविक है, पति। तुमने कभी नहीं की? बोलो बोलो ना। की थी, उन्होंने महीनों चिढ़ाया। महतरिका, ये बताओ कि जब एक लंबे समय तक तुम और तुम्हारा पति साथ नहीं होते हैं तब क्या करती हो? मैं समझी नहीं महाराज। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक लंबे समय तक तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच संबंध स्थापित ना हो तब क्या करती हो? क्या करती हूँ? उनके वापस आने की प्रतीक्षा करती हूँ महाराज। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि तुम किसी पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करो? पल भर के लिए मान लो कि क्या संभव है महाराज? मैं तो सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकती कि असंभव कुछ भी नहीं होता महतरिका। मेरी बातों का अन्य अर्थ मत निकालना, किंतु तुम तो जानती हो कि मेरा तुम लोगों पर कितना स्नेह है। मैं तुम्हारा कितना शुभाकांक्षी, जानती हो ना? जानती हूँ महाराज। क्यों का क्यों? जगी हुई हो? नहीं। अरे सो भी नहीं रही हो और जगी भी नहीं हो? मैं आंखें बंद करके आज की इस रात्रि का आनंद ले रही हूँ और सोच रही हूँ कि क्या?
ये रात्रि हमारे जीवन में इतने विलंब से क्यों आई प्रतोष? इसी को नियति कहते हैं। किंतु नियति ने हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? नियति तो केवल निर्धारित करती है, करते तो सब कुछ हम स्वयं है ना। तुम पुरुष ना इतने कुटिल होते हो, हर बात को ऐसा गोल गोल घुमा के बोलते हो कि कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। गुस्सा तो नहीं करो? नहीं। क्या ब्याह से पहले तुम्हें मालूम था कि क्या? कि तुम्हारा पति? नहीं। यदि मालूम होता तो क्या तुम अपने निर्णय में परिवर्तन करती? छोड़ो ना, जो बीत गया उसे लेकर उलझने से क्या लाभ? इसका अर्थ है कि इस विवाह में तुम्हारी सहमति थी? हाँ। अरे चुप क्यों हो गए? तुमने ऐसा क्यों किया? प्रेम मुझसे और विवाह एक राजा से, केवल उसके धन दौलत वैभव और सत्ता की लालच में। समझ लो कि यही सत्य है। क्यों? कभी विष कन्या के बारे में सुना? कैसे उसे बचपन से तनिक तनिक विष देकर तैयार किया जाता है। मैं भी परिस्थितियों द्वारा तैयार की गई विष कन्या ही तो थी। इतना बड़ा परिवार, पिता की सीमित आय, दुख, दरिद्रता, अभाव, ना होने की कुढ़न और ना पाने की कटुता, ना मुस्कुराने की कचोट और ना हंसने की घुटन, अपनों के लिए क्रोध और स्वयं से घृणा। प्रारंभ से ही ये विष मुझे नियमित रूप से मिल रहा था। कभी चौथाई तोला, कभी आधा माशा। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे घर आकर भी तो मुझे 4 दीवारें, एक छत और 2 जून की रूखी सूखी रोटी ही मिलती ना। वो भी मिलती या नहीं मिलती तो तुम ही कहो, अभावों का ये विष पीकर ये विष कन्या और विषैली नहीं हो जाती क्या? राजमहल जाकर तो तुम्हारा ये विष अमृत बन गया होगा। अमृत तो नहीं बना, किंतु धीरे धीरे सब उड़ गया कपूर की भांति। इतना सुख, इतनी संपन्नता, इतना वैभव, ऐसी ऐसी निस्सत्ता, मेरे झुलसते मन प्राण पर चंदन गंध के समान छाती गई। यहाँ एक और अभिलाषाओं की सीमा तो थी, किंतु साधनों की कोई सीमा न थी। और अब मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारी शील, तुम्हारी प्रेम रस में पगी, एकदम निर्मल, संपूर्ण समर्पण को आतुर, तुम्हारी शीलवती। अब तुम सुनाओ, प्रेम की पगडंडी पर चलते चलते मुझे तो नियति राजमहल ले गई, और तुम्हारा क्या हुआ? मेरा क्या होगा? मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूं। वही कैसे? इतना बड़ा प्रासाद, इतना वैभव, इतनी संपन्नता, सुना है बहुत बड़े व्यापारी हो गए हो। हाँ, हो तो गया हूं। तुम्हारे ब्याह के साथ जाना कि आस्था, विश्वास, मूल्य, सिद्धांत सब मिथ्या है। यदि जीवन में कुछ सत्य है तो वो है धन, संपत्ति, मुद्रा।
और मैं जुट गया इसके संग्रह में। हर दिन, हर दोपहर, हर संध्या बस एक ही धुन, एक ही लक्ष्य, धन, संपत्ति, मुद्रा। और इस प्रकार मैं एक मनुष्य से बन गया मुद्रा राक्षस। लगता है अत्यंत सुखी हो। अवश्य, वैभव बहुत कुछ दे देता है, बहुत कुछ। कोई अभाव नहीं है। अभाव यदि कुछ हो तो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। एक बात पूछूं? अवश्य। ब्याह क्यों नहीं किया आपने? ब्याह? वो क्या होता है? व्यक्तिगत सुख की खोज में क्या ब्याह नहीं आता? तुम बताओ, आता है क्या? सुनती तो यही हूं। ब्याह और सुख, ब्याह सुख की खोज का साधन तो अवश्य है, किंतु सुख की प्राप्ति का नहीं। और जहां तक प्रश्न है देह की आवश्यकताओं का, तो उसकी पूर्ति के और भी रास्ते हैं। ओहो, मैं केवल अपनी बात कर रहा हूं, तुम्हारी नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि जो राह तुमने चुन ली है उसमें सुख की खोज तुम्हें स्वयं ही करनी हो। वही तो कर रही हूं। कैसे? तुम्हारे निकट आकर। तुम्हारी ये निकटता अब मुझे किसी प्रकार से उत्साहित नहीं करती। नहीं प्रतोष, ऐसा मत कहो। नियति ने एक बार पुनः हमें निकट आने का अवसर दिया है। हम इस अवसर को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। असीम प्रेम? असीम प्रेम? पहले इसी असीम प्रेम के चलते तुम मुझे छोड़कर एक राज्य की रानी बनने चली गई, और आज उसी असीम प्रेम के वशीभूत एक धर्मरटी बनकर अपने साम्राज्य को उत्तराधिकारी उपलब्ध कराने के लिए मेरे पास चली आई। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। चाहे विवशता में ही सही, मैंने अपने प्रेम को लांछित किया। प्रतोष, क्या मेरे इस अपराध का कोई प्रतिकार नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या? सुनने का साहस है तुम में? कहो तो। जैसी आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। अर्थात? अर्थात मैं तुम्हें स्पर्श तक ना करूं। प्रतोष! नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे अपराध के लिए मुझे इतना कठोर दंड नहीं दे सकते। तुम्हें मेरे प्रेम की दुआई है। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। नहीं जानते कि इस अवधि में मैंने कितनी पीड़ा सही है, कितने कष्ट सहे हैं। प्रतोष, मुझे आज अपने सानिध्य का वो सुख लेने दो जिसकी प्रतीक्षा में मैं आज तक कुंवारी हूँ। उठो शी, हमारी आज की ये रात्रि व्यर्थ आंसुओं में बहाने के लिए नहीं है। महाराज, आपने बहुत पुराना आसन बांधा था। कितना सन्नाटा है बाहर। हाँ, बहुत। दिल में कितनी गति, कितना प्रवाह।
रात्रि में मौन हो जाता है नगर। यहां वहां चमकते कुछ प्रकाश बिंदु, कभी रथ की आहट और घोड़ों की टापे, बस। सो जाता है सब कुछ। महत्वाकांक्षाएं और सपने, संघर्ष और अंधी दौड़। बहुत कुछ नहीं भी सोता मातरिका। वो देखो, उस भवन के ऊपर के कक्ष में दीप जले। मैं तुम्हें न्यायपालिका की एक घटना सुनाता हूं। अभी हाल में ही न्यायपालिका में 2 अभियोग आए। एक में व्यापारी नागेश ने एक बड़े राजकीय ऋण के लिए अपनी पत्नी का उपयोग किया, और दूसरे में धनी नागरिक उद्धालक उसकी पत्नी के नगर के गायक के साथ अनैतिक संबंध थे। जानती हो, न्यायमूर्ति ने अपने निर्णय में उन दोनों का नाम लिए बिना क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये दोनों महाशय संज्ञा नहीं है, अपितु विशेषण है। विशेषण जानती हो कौन सा विशेषण? कौन सा? वही जो मैं हूं। वही जो मैं हूं। बेकार हुआ था मेरा नामकरण संस्कार, बेकार है मेरे नाम की राजमुद्रा, बेकार है मेरे हस्ताक्षर शिलालेखों पर, ताम्रपत्रों पर, राज्यादेशों पर, क्योंकि संज्ञा नहीं हूं मैं, विशेषण हूं। विशेषण विशेषण। महाराज, महाराज महाराज, मैं कैसे आपके घर बैठूं? नाचूं, गाऊं, वीणा बजाऊं, बताइए महाराज। कितने सुंदर हो महतरिका, ये मत भरी आंखें, ये रसीले होंठ, कामना की भीतरी से भीतरी रेशे को जलाकर राख कर दे ऐसे दहते अंग प्रत्यंग। बोराए हुए हाथी सा संभाले न संभलता हो ऐसा उन्मादी यौवन जो तुम्हें अकेले में पाले, तो मर्यादा की लौ श्रृंखलाएं कमल तंतुओं की तरह चिल्ली चिल्ली हो जाए। किंतु तुम्हारा पति निश्चिंत है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। इस संसार की किसी भी युवती को मुझसे कोई भय नहीं। जो मेरी आंखों में समाए वो भी सुरक्षित, जो मेरी बाहों में आए वो भी सुरक्षित, जो मेरी शैया पर आए वो भी सुरक्षित। संसार क्रम का यह विशेष चक्र अनजाना है मेरे लिए। ये केवल एक उलझन, एक पहेली है मेरे लिए। महाराज आप क्यों? कहने दे दो, कहने दे दो। बचपन में ही माता पिता का देहांत, मैं गुरुकुल में था और अमात्य परिषद मेरे स्थान पर शासन चला रहा था। वयस्क हुआ तो राजधानी बुलाया गया, राज्याभिषेक, ब्याह की तैयारियां। ज्योतिषी ने बताया कि मेरे ग्रह बहुत प्रबल है, किंतु किसी राजदूता से मेरी कुंडली मेल नहीं खाती, और जिससे मेल खाती है वो एक दरिद्र घर की कन्या है। ब्याह निश्चित हुआ,
तैयारियां होने लगी और वो दिन पास आने लगा। तब मैं और नहीं छिपा सका। मैंने राजवैद्य से कहा, मैं नग्न युवती की कल्पना करता हूं और मुझे कुछ नहीं होता। उन्होंने मेरी परीक्षा की। उनके विचार से ये कोई एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि थी। बचपन में ही अनाथ हो जाना, किसी से घुल मिल ना पाना, बहुत अकेला हो जाना, हमेशा का अंतर्मुखी, हमेशा का निर्णय दुर्बल, हमेशा का अनिश्चयी, बहुत शांत, बहुत संवेदनशील, बहुत भीरू, हर अन्याय, हर अपमान को चुपचाप सहन कर लेने वाला, आत्मविश्वास की कमी, स्वभाव का ठंडापन, मन की अस्थिरता, बचपन से ही एक के बाद एक व्याधियों का आक्रमण। उनके विचार से मेरे रोग का एकमात्र निदान था ब्याह। पत्नी मेरे उस रोग का निदान थी, जो एक संगिनी बनकर मेरा अकेलापन दूर करती, एक मित्र बनकर मेरे कार्यों में सम्मति देगी। मां की ममता, बहन का स्नेह, प्रेयसी का प्रेम, हर कमी दूर होगी, हर अभाव दूर हो जाएगा, खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। और जब शैया पर पहुंचोगे तो कामना की पूरी ऊष्मा के साथ नारित्व पुरुषत्व का आवाहन करेगा और उस मनोवैज्ञानिक क्षणों में अपने आप मैं उसे अपने बाहों में भर लेता। उसकी कजरारी आंखें, उसके लाल होठों के फड़कते हुए कोने, चुंबनों की अटूट कड़ियां मेरे रक्त का संचार बढ़ा देती। मैं कपकपाती उंगलियों से उसके वक्ष से अंशुक हटाता, उत्तेजित सांसों के साथ उसके निबंधन खोलता। उसका युवा शरीर, उसका नग्न शरीर, वह थरथराते हाथों से उसके बदन को सहलाता, अपने तपते होठों से उसके उभारों को चूमता। मेरी धड़कनें बढ़ जाती, मेरी सांसें धौंकनी की तरह चलने लगती, मेरे माथे पर श्वेत बिंदु छछलाते। शरीर की एक एक नस खिंचकर टूटने को होती कि अब आगे क्या होता है इसके बाद। मैं पूछता अपने शरीर से कि क्या होता है इसके बाद, अपने सांसों के जाल से, अपने हृदय की गर्मी से, अपने यौवन से, अपने पुरुषत्व से। और उत्तर के रूप में मेरी आंखों के आगे छा जाता अंधकार, अंधकार, केवल अंधकार। बोलो। दीप जला दूं? सब कुछ बदल जाता है प्रकाश के साथ। आधी रात बीत गई। कैसे कठोर वचन बोलते हो। क्यों, क्या हुआ? ये कहो कि आधी रात अभी और बाकी है। नींद आ रही है?
की रात मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। कितनी अच्छी सुगंध है। मूंगनी फूली है नीचे। पूरे चांद की रात्रि है ना। सुनो, तनिक ये माला निकाल दोगे? चुप रही है। बीत गई रात। हाँ महाराज, और राजमहिषी भी राजप्रांगण में पधार चुकी है। आ गई सूर्य से पहले। हाँ, क्योंकि राजमहिषी तो असूर्य स्पर्शा है। कहाँ है महाराज? तो कैसी बीती रहा? पता ही न चला कि कब भोर हो गई। और तुम्हारी? ये शैलकश साक्षी है, ये भित्तियां, ये गवाक्ष, क्या दशा हो गई है तुम्हारी? अस्त व्यस्त वेश, श्रृंगार के भग्नावशेष, ये बिखरे हुए बाल, ये गंध कैसी कैसी है ये गंध? राक्षस, गोरोचन, नहीं सुरभि, नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। तब फिर सूंघो, पहचानो। श्रीमती, इस गंध में तुम्हारा कोई परिचय नहीं। यदि होता तो आज की ये रात न मेरे जीवन में आती और न तुम्हारे। मातरिका, महादेवी के स्नान की व्यवस्था हो। नहीं, अभी नहीं। जैसे भंवरा कमल के संपुट में बंद हो जाता है, वैसे ही मैं बंधी हूं अभी इस गंध के बंधनों में। इससे पहले कि उड़ जाए, इसे अपने अस्तित्व के साथ एकाकार कर लेना चाहती हूँ। अपनी चेतना की सतह पर छा लेना चाहती हूँ, अपने रोम रोम में बसा लेना चाहती हूँ। जानते हो कितना कुछ खुला मिला है इस गंध में? शीलवती, आलिंगन की निकटता, चुंबनों के ताप, दंत चिन्हों के शीतकार, नख विन्यास की बस 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 करो। क्यों? सहन नहीं हो रहा है? अभी भी राजधानी में है तुम्हारे उपपति? हाँ, और अभी रहेंगे कुछ समय तक। क्या मतलब? कल रात मैंने जहां एक और बहुत कुछ पाया, तो दूसरी ओर ये भी जाना कि अब तक कितना कुछ खोया था। खोने में से पाने का संतोष और पाने में से खोने का आक्रोश। कितना सुख दे सकता था ये शरीर, लेकिन मैंने
उठना, स्नान ध्यान उद्यान की क्यारियां, वीणा वादन या चित्र रचना, किसी पुस्तक के पन्ने पलटना, पक्षियों को दाना पानी, दोपहर भर सोना, सायकाल कोई सभा समारोह या संगीत नर्तक। मेरी दिन की दिनचर्या कभी नहीं बदली, क्योंकि रात की आप बीती नहीं बदली। मुझे बलात् सारी रात किसी ने नहीं जगाया। मैंने नींद से बोझिल पलके झपकाते हुए किसी से मनुहारे नहीं की। मैंने तकिए में मुंह छुपाए हुए पहरों गुपचुप बातें नहीं की। जब दो शरीर पास आते हैं तो सम्मिलन का व्यक्तिगत इतिहास बनता है, किंतु ये साझेदारी मेरे जीवन में कभी नहीं आई। ऋतुओं पर ऋतुएं बदलती गई। ग्रीष्म आया तो देह पर चंदन पोत लिया, वर्षा आई तो श्वेत वस्त्र पहन लिए। किंतु ऋतुओं का ये परिवर्तन क्या केवल इतना ही होता? क्या ये कहीं पति पत्नी की रातों को नहीं छूता? उस व्यक्तिगत इतिहास को नहीं छूता? ठंडे जल से भीगे पंख या मेघों की घनघोर गर्जन, या धान की बाली की पंक्तियां, या सारस की बोली, या जमा हुआ हिम, या बसंती पवन, क्या इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता शयन कक्ष के ऊपर? या नींद की अवधि पर, या लेटने के ढंग पर, या शैया की जगह पर, या बोलो मैं नहीं जानता। तुम चाहो तब भी नहीं जान सकते, किंतु तुम्हारे साथ मैं क्यों इस जानकारी से वंचित रहूं? बोलो क्यों, किस लिए? वैवाहिक बंधन की भी कुछ मर्यादा होती है। निभाई है मैंने, और 5 वर्षों में मर्यादा निभाकर उतना संतोष प्राप्त नहीं हुआ जितनी तृप्ति इस एक रात में हुई। उसके एक ही स्पर्श से भड़क उठा ये लावा, जो इतने सालों से शरीर में दबा हुआ था। इसकी आज का अनुभव होता था जब, तो कहीं कुछ नहीं अच्छा लगता था तब। बिना बात के महत्रिका पर झुंझलाती थी। बेचारे चक्रवाक को आहार नहीं मिलता था। चित्रलेख फाड़ फाड़ कर फेंकती थी। द्रुत रागों में वीणा के तार टूटते थे। बेचैन सरसैया पर करवटें बदलती थी, और जान लो कि तुम्हारा मुंह नोचने का मन करता था। बहुत अनुभवी है प्रतोष, जानता है कि कब, कैसे, कहां और क्या करना चाहिए। क्या करूं? भरी गगरी की तरह छलकी जा रही हूं। इतना सुख, इतनी सिहरन, इतना रोमांच। कल रात कितनी बड़ी क्रांति हुई है मेरे जीवन में, जिसने मेरे तन मन का इतिहास ही बदल दिया। मैं अपने ये अनुभव किसी से बांटना चाहती हूँ, अपना ये उल्लास किसी पे छलकाना चाहती हूँ। क्या करूं? किसे सुनाऊं? महत्रिका, 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 अपने विराज की सहचरी। तनिक इधर तो आप प्रेम रस बनी। अरे ये तो कविता बन गई। महाराज की जय हो। महाराज, राजपुरोहित महामात्र और महाबलाधिपति पधारे हैं। कहिए महामात्र, कैसी बीती आपकी रात? महादेवी, अरे बताइए बताइए, लजाइए मत।
शीलवती, तुम अपने आपे में नहीं हो। महादेवी, मर्यादा का उल्लंघन मत कीजिए। कितना सीमित है आप लोग का शब्द भंडार, बार बार वही घिसे हुए शब्द। राज पुरोहित तो विधुर है, इसलिए इसे कुछ भी पूछना व्यर्थ है। वैसे हाल में एक चंचल मैना मेरे कान में कुछ कह गई थी कि अपनी एक दासी से इनके कुछ धार्मिक संबंध है। महादेवी, आप मुझ पर लांछन लगा रही हैं। ये धर्म के विरुद्ध है। बहुत लज्जा की बात है, आपको शोभा नहीं देती। यौवन को क्या शोभा देता है? आप तो अभी युवा है, तो शक्तिशाली है, सेनानी है। कहिए, कैसा रहा रात का संग्राम? महादेवी, शील से कुछ तो विचार कीजिए। किया है श्रीमान, पूरे 5 वर्षों तक। आप लोग इस स्थिति को दो टूक स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? संसार दुखों का सागर है। इतनी भाग दौड़, इतना छल कपट, इतना रक्तपात। रात्रि की वही तो 2 घड़ियां जिनमें आदमी अपने को भूल सकता है, थोड़ा सा सुख पा सकता है। अरे, मैंने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कह दी कि आप लोग के चेहरे उतर गए? संसार में आचरण के कुछ नियम होते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच मर्यादा की एक सीमा होती है, जिसका उल्लंघन किसी भी दृष्टि से। महामाते, खोखले शब्दों का जादू टूट चुका है। धर्म, शील, मर्यादा, वैवाहिक बंधन, सब मिथ्या, सब आडंबर, सब पुस्तकीय। लेकिन मुझे पुस्तक नहीं जीना है, मुझे जीवन जीना है। क्या पुस्तक और जीवन में इतना अंतर विरोध होता है? कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हो सकते हैं जिनका नहीं होता, जैसे महाबलाधिकृत का युद्ध कौशल पुस्तक से, जैसे राजपुरोहित का धर्माचार पंजिका से, और जैसे आपका युद्ध नीति और अर्थशास्त्र से। कि तुम मेरी ओर देखिए, मैं एक ब्याहता स्त्री हूं, और मेरे जीवन का काम शास्त्र से क्या सामंजस्य, जिसने 5 वर्षों में ये नहीं जाना कि पुरुष के स्पर्श में ऐसा कौन सा सम्मोहन है जो। कल वो क्या नेक परामर्श दिया था आपने मुझे, मछली की आंख के उदाहरण के साथ, तनिक दोहराइए तो उसे। राजमहिषी की आज्ञा है कि आप उसे दोहराएं। मैंने कहा था कि आपकी दृष्टि अपने लक्ष्य की ओर होनी चाहिए। जब आप अपनी पत्नी के साथ सोते हैं तो क्या सोचते हैं उन क्षणों में? अमात्य परिषद का चुनाव, सीमाओं की सुरक्षा, राजकोष की कमी। और आपकी पत्नी क्या सोचती है? शीलवती, अबोध मुद्रा और दूधिया दाग। कितने मूर्ख हैं आप, महामूर्ख, मूर्खों के सम्राट। शयन कक्ष की ये समझ है आपको? यदि किसी स्त्री का ये उद्देश्य हो भी, तो भी शैया पर उस समय कौन से विचार आते हैं उसके मन में? उन क्षणों में कहाँ होता है ध्यान? उस आवेश और अकुलाहट में, उस उत्तेजना और उन्माद में, उन सांसों और उच्छ्वासों में, सारे शरीर में दौड़ती हुई बिजली की तरंग जैसी तृप्ति के साथ तुम्हारे संसार की ऐसी कौन सी स्त्री है जो होने वाली संतान का ध्यान कर पाती हो? नारीत्व की सार्थकता मातृत्व में नहीं है महामाते, है तो केवल पुरुष से संयोग के उस सुख में। आप बहुत थकी हुई हैं महादेवी। आप अपने आपे में नहीं हैं। कृपया विश्राम कीजिए।
सारी रात जागी हूँ सज्जनों। सारा दिन विश्राम ही तो करना। अब हमें आज्ञा दी। अमात्य परिषद बड़ी बेचैनी के साथ शुभ समाचार की प्रतीक्षा करे। पूरा मंडल राज्य प्रार्थना करेगा कि उसे राज सिंहासन के लिए एक नया उत्तराधिकारी मिले। तनिक ठहरिए। राजपुरोहित, महाबलाधिकृत, महामात्र, आप लोग को शायद अनुभव होगा कि अनिश्चय बहुत बेचैन करता है और प्रतीक्षा बड़ी यातना देती है। यह स्थिति तो और भी भयंकर है जब अनिश्चय प्रतीक्षा भरा होगा और प्रतीक्षा अनिश्चय भरी। आप लोग राज्य के स्वामी भक्त कर्मचारी कहे जाते हैं, तो ऐसे तनाव से आप लोग को मुक्त कराना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं समझा नहीं। अमात्य परिषद का निर्णय है कि मुझे 3 अवसर देगी। जी हाँ, 3। तो जाइए, जाके घोषणा कर दीजिए कि आज से ठीक 1 सप्ताह पश्चात राजमहिषी शीलवती धर्मनटी बनकर राज प्रांगण में उतरेंगी। किंतु महादेवी, कुछ दिनों प्रतीक्षा तो कीजिए। यदि आज रात्रि का कोई परिणाम हुआ तो? मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि रात्रि का कोई परिणाम नहीं होगा। मेरे उपपति ने मुझे गर्भ निरोधक औषधि दे दी है और आगे भी दे देगा। ओह, राजमहिषी धर्मनटी बनकर गई थी और कामनटी बनकर लौटी। ये तो सहस्रारों की चाल है। वैधानिक जाल में से निकलने की वैधानिक चाल। किंतु मैं कैसे 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा करूंगी? 7 दिन और 7 रातें, 7 बार सूर्य उगेगा और डूबेगा, 7 बार चंद्रमा निकलेगा और छिपेगा, 7 बार जखवा अलग होगा जखवी से और 7 बार कुमुदनी मुरझाएगी बिना चंद्रमा के। और जब ये वैधानिक रास्ता बंद हो जाएगा तब? जब आवश्यकता होती है तो नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसका मतलब तुम अब किसी मर्यादा का पालन नहीं करोगे? कितनी ही स्त्रियां हैं जो ब्याह के पहले ही कुंवारी नहीं रहती, और मैं ब्याहता होते हुए भी ब्रह्मचारिणी। लेकिन कब तक? मैं एक साधारण स्त्री हूं। जब शरीर के माध्यम से जीती हूं तो शरीर की मांगों को कैसे नकार सकती हूँ? यहां तक जा सकती हो अपने स्वार्थ के लिए। और तुम कितने परमार्थी हो जो बिना सामर्थ्य के ब्याह जैसा जघन्य पाप कर सकते हो? राजवैद्य ने कहा था कि जब कामना की पूरी ऊष्मा के साथ पत्नी तुम्हारा आवाहन करेगी तो उन मनोवैज्ञानिक क्षणों में अपने आप, यानी कि मैं तुम्हारे लिए केवल उपचार थी, केवल एक जड़ी बूटी। तुमने ये नहीं सोचा कि ये चिकित्सा यदि बेकार हो गई तो इस जीवंत औषधि पर क्या बीतेगी? ये शयन कक्ष साक्षी है मेरी पीड़ा का। ये भित्तियां, ये गवाक्ष, ये शैया, तुम मेरे शरीर से ताप लेना प्रारंभ करते थे। नग्न नारीत्व से अपने पुरुषत्व को जागृत करना चाहते थे। आलिंगनों से, चुंबनों से, स्पर्शों और नख चिन्हों से
मेरी पूरी चेतना प्रत्युत्तर देती। मेरी सांसें अवरुद्ध, मेरी धड़कनें तीव्र, मेरे होठों पर शीतकार, मेरे अंग प्रत्यंग में कपकपाहट की तरंगे। मैं पूरी तरह तैयार, पके फल की तरह टूट पड़ने को, उमड़ते ज्वार की तरह बांध तोड़ देने को, भरे मेघों की तरह बरस पड़ने को और प्यासी धरती की तरह एक एक बूंद अपने में समा लेने को। इस यात्रा में मैं 1/4 दूरी तय कर लेती और मुड़कर देखती तो तुम वहीं के वहीं खड़े होते, ठंडे, निस्तेज। तुमने कभी जाना है रीति हाथों वापसी की उस यातना को, उत्तेजना की उस व्यर्थता को और उन्माद की उस निरर्थकता को? बोलो, कौन स्वार्थी, तुम या मैं? इसका मतलब तुम मन ही मन मुझसे घृणा करती रही हो आज तक। प्रारंभ में करती थी, किंतु बाद में नहीं। तुम्हारे व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष है जो मुझे भाते हैं। मेरी पूरी सहानुभूति है तुम्हारे साथ, किंतु इसका मतलब ये नहीं। जब आत्मसंतोष की अंधी दौड़ हो, व्यक्तिगत सुख की खोज, तो जीवन बहुत जटिल हो जाता है और उसकी मांगे उतनी ही उलझी हुई। और उन मांगों की पूर्ति के लिए एक से अधिक व्यक्ति चाहिए। किसी से समाज में एक स्थान, किसी से भौतिक सुविधाएं, किसी से भावना की तृप्ति और किसी से शरीर का सुख। मल्लराज के हर नागरिक को सूचना दी जाती है कि आज से ठीक 1 सप्ताह बाद पूर्णमासी की संध्या को राजमहिषी शीलवती धर्मनटी बनकर राज प्रांगण में उतरेंगी। मल्लराज के हर नागरिक को प्रत्याशी बनकर पधारने का आमंत्रण है। राजमहिषी शीलवती अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी नागरिक को एक रात के लिए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक उपपति के रूप में चुनेंगी। सुनो 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 सुनो। आपकी तालियों में अभी कुछ कमी है। इतना इंटेंस ये नाटक था, इतनी जोरदार दमदार एक्टिंग इन्होंने की है। विषय तो था ही बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो एक्टिंग की है मुझे लगता है इन सबको स्टैंडिंग ओवेशन मिल सकता है। तब कर देने वाला नाटक। अब आपको
पास परिचय करवाते हैं। पट्टिकारी पीहू गुप्ता, महकक्का मिनी दीक्षित, ओका अभिषेक सिंह, महामात भानु प्रकाश पांडे, राजपुरोहित गौतम राय, महाबलाधिकृत शिवम शुक्ला, शीलवती अंकिता दीक्षित, प्रतोष आयुष राय, और मंच के पीछे जो विकास की परिकल्पना की थी वो आज हमारे बीच में भी नहीं है। गोपाल सिन्हा सर कहीं और व्यस्त हैं। मनीष सैनी जी ने विकास का संचालन किया। संगीत सौरभ जी ने दिया। वेशभूषा के लिए हमारे सरबजीत सिंह जी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। और फोटो वीडियोग्राफी के लिए अनुराग शुक्ला। मंच का जो निर्माण किया है वो जामिया शकील एंड ब्रदर्स ने किया है। और मेकअप में शहीद सचिन एवं बबीता है। प्रस्तुति में जो सहयोग दिया है वो अम्बरीश बॉबी ने दिया है और विकास श्रीवास्तव जी ने। और प्रस्तुति नियंत्रक भानु प्रकाश पांडे और परिकल्पना निदेशन के अग्रवाल और पहले मंच प्रबंधन एवं संचालन मैं हमारे सुपर हीरो के अग्रवाल सर कहाँ हैं? अरे आप अग्रवाल सर दो फोटोज का कुछ तो बोलिए। आप तो बिल्कुल निःशब्द बैठे हुए हैं। ये अच्छा है कि डॉक्टर अनिल रस्तोगी आएंगे माइक पर, क्योंकि इन्होंने 1976 में किए गए मंचन में प्रतोष की भूमिका निभाई थी। आज उन्हें कैसा लगा ये नाटक, इसकी परिकल्पना कैसा? आप बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा। इसके सेट्स, इसकी लाइट, इसकी कॉस्ट्यूम जो सरबजीत ने की, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि सरबजीत ने काम किया है। बहुत एवरीथिंग वेरी नाइस। और के का डायरेक्शन सुपर, बहुत अच्छा। बाकी तो आप लोगों ने देखा है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बहुत अच्छी प्रस्तुति के ने तैयार की है एंड इट डिजर्व्स ऑल kudos।